नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमने कई टॉपिक्स के ऊपर अब तक बात कर ली है, लेकिन आज हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि इंडिया की फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है और पूरे वर्ल्ड के ही फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में एक नया ट्रेड कॉरिडोर बनने जा रहा है? एक ऐसा कॉरिडोर जो सिर्फ बिजनेस को ही नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स को भी रीडिफाइन करेगा। नाम है IMEC, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका एम सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और कनेक्टिविटी का एक नया एरा शुरू करना भी इसका एम है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर्स और राइवलरीज इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IMEC का असली विजन क्या है, यह कैसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर दे रहा है और क्या यह इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं IMEC के बारे में। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहे। तो दोस्तों, अप्रैल 2023 में दुनिया एक इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक तरीके से बदल चुकी थी। चाइना, जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कहलाया जाता था, अचानक से दूसरे नंबर पर आ जाता है। उसकी जगह लेने वाला देश बन जाता है भारत। आप पीछे के चार्ट में देख सकते हैं कि भारत जो है वो पॉपुलेशन के मामले में अब चाइना को ओवर पावर कर चुका है। अब उसके 1 या 2 सालों के बाद, अब 2025 की अगर हम बात करें तो वैसे तो सेंसस भारत का नहीं हुआ है, बट एक अंदाजे के मुताबिक अब भारत जो है वो 144 करोड़ लोगों का घर है। यह दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन के बराबर है। इंडिया का मीडियन एज भी चाइना के मुकाबले करीबन 1 दशक पीछे है या कम है। और इंडिया का सबसे बड़ा शहर दिल्ली चाइना के किसी भी सबसे बड़े शहर से ज्यादा है, सबसे बड़ा है अपनी 3 करोड़ 40 लाख की आबादी के साथ। यह सब सुनने में काफी इंप्रेसिव लगता है, लेकिन अगर हम दुनिया के कई एनालिस्ट की बात करें, दुनिया के कई हिस्सों में बैठे हुए एनालिस्ट की अगर हम बात करें, तो इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एक वार्निंग माना जाता है, ओवर क्राउडिंग का एक उदाहरण माना जाता है, ना कि एक नए ग्लोबल सुपर पावर के रूप में भारत को देखा जा रहा है। लेकिन यह परसेप्शन अब बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की जो अभी दुनिया की स्टेज पर चल रहा है, इंडिया का $20 बिलियन का ट्रेड कॉरिडोर, जो सीधा सुएज कैनाल और चाइना को टक्कर देगा। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एक ऐसे फैसिनेटिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, ऐसी एंथ्रिलिंग पॉसिबिलिटीज जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया शायद दुनिया के सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड नेशंस में से एक है दोस्तों। एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री और वर्ल्ड फेमस कल्चरल हेरिटेज के साथ भारत को जाना जाता है। हर एक दुनिया के मैप के ऊपर भारत किसी ना किसी तरीके से सिचुएटेड हो ही जाता है। लेकिन जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मॉडर्न इंडिया का लेगेसी पुराने एम्पायर्स और डायनेस्टी से थोड़ा सा अलग है। लेकिन 1990s के बाद इंडिया एक एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है। आप सब जानते हैं, 1990 के बाद भारत ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अप्लाई किया। अब भारत के अंदर जो टैरिफ्स है वो काफी कम हो चुके हैं और इंडिया का शेयर इंटरनेशनल गुड्स और सर्विसेज मार्केट में लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को एक ऐसे देश से उठाकर, जो फॉरेन एड का सबसे बड़ा रेसिपिएंट था, दुनिया के टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में शामिल कर दिया। पॉवर्टी, एजुकेशन और दूसरी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, लेकिन डाटा क्लियरली दिखाता है कि इंडिया की रेपुटेशन को अपडेट करने का अब वक्त आ चुका है। दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन एक डेकेड लॉन्ग एसेंट पर है और जैसे हम अब देखने जा रहे हैं, यह एसेंट अब और भी ज्यादा तेज हो सकती है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तक पहुंचना एक चीज है, लेकिन एक सच्चा ग्लोबल सुपर पावर बनना और ही कुछ बात है। और इस रेस में गोल्डन टिकट है ट्रेड। अगर भारत सुपर पावर बनना चाहता है तो उसको अपनी ट्रेड को इंप्रूव करना ही होगा। इसी वजह से सेंचुरीज तक ट्रेडिंग रूट्स ने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एम्पायर्स को मैप आउट किया है, चाहे वो सिल्क रोड हो, ट्रांसपेरेंट गोल्ड ट्रेड हो या फिर इंडिया का अपना ओशियन ट्रेड जो ब्रोंज एज तक जाता है। एम्पायर्स हमेशा उन आर्टरीज के आसपास ही खड़े हुए हैं जो गुड्स को बॉर्डर्स के आर पार लेकर जाती हैं। आज के एम्पायर्स भी कुछ अलग नहीं है। इंग्लिश चैनल, अगर आप जानते हैं इंग्लिश चैनल कहां पर मौजूद है, यहां पर मौजूद है इंग्लिश चैनल, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजिएस्ट वाटरवे है। उसके बाद अगर मैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करूं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सिचुएटेड है, यहां पर सिचुएटेड है साउथ ईस्ट एशिया में आपका स्टेट ऑफ मलक्का। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मांडव जो है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर हैं। सुएज कनाल भी इसके अंदर आता है, पनामा कनाल भी इसके अंदर आता है। सिर्फ इन 5 रूट्स के जरिए ही दुनिया के 60% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। एशिया को यूरोप और यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ा जाता है। अगर हम इसे एनाटॉमिकल सेंस में देखें तो ये आर्टरीज है जो दुनिया की ट्रेड को चलाती हैं। इन्हीं पैसेज वेज के जरिए बड़े ऑर्गन जैसे कि चाइना, अमेरिका और यूरोप
यूरोपियन यूनियन को वेल्थ मिलती है और वो वेल्थ को बाकी ऑर्गन्स तक वापस पंप किया जाता है। लेकिन पिछले 10 सालों में एक ग्लोबल ट्रेंड देखा जा रहा है जहां नए नए आर्टरीज बनाने की इंटरनेशनल रेस चल रही है। ऐसे नए ट्रेड रूट्स जो पहले कभी मैप पर नहीं थे, बड़े और फास्टर देन एवर बिफोर इनको बनाया जा रहा है। इस रेस को शुरू करने वाला देश था चाइना। चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, जो 2013 के अंदर अनाउंस किया गया था, ट्रिमेंडस स्केल और एंबिशन की वजह से इसे नए न्यू सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लान है एक एक्सटेंसिव ओवरलैंड नेटवर्क बनाने का सेंट्रल एशिया के जरिए और नए सी रूट्स क्रिएट करने का जो ग्लोब के हर कोने तक जा सके। इवन आर्कटिक के थ्रू भी चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू कनेक्ट करना चाहता है। इस एग्रेसिव प्रोजेक्ट के जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन दुनिया के कोने कोने से दूसरे कोने तक फैल चुके हैं, लेकिन शायद कोई और देश इससे ज्यादा अलर्ट और प्रोएक्टिव नहीं रहा अपने रिस्पॉन्स में, और वो देश है दोस्तों इंडिया। 2010 तक मिडल या 2010 के मध्य तक इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक टाइज जो थे वो स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। लेकिन 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के बाद, जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, इंडिया ने ज्यादा फोकस किया प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के ऊपर, एक सिंपल मैक्सिम के साथ, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। नतीजा ये रहा कि इकोनॉमिक टेंशंस भारत और चाइना के बीच में और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, खासकर इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अनाउंसमेंट के बाद। इंडिया ने यह पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया था कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना के प्रपोज नए रूट्स में से एक रूट जो है वो गिलगिट बल्तिस्तान से जाता है, और गिलगिट बल्तिस्तान जो है वो भारत की टेरिटरी है जिसको पाकिस्तान इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, जो इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। इंडिया और चाइना के बीच 2100 मील का एक लंबा बॉर्डर भी मौजूद है, जिसके ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जो नए ट्रेडिंग रूट्स के डेवलपमेंट में और भी ज्यादा टेंशन डाल देते हैं। इसके अलावा 2020 में बॉर्डर पर कई सारे मिलिट्री क्लैशेस जो थे भारत और चाइना के बीच में, ये देखे गए थे, और ये कहना अब सेफ है कि इंडिया चाइना का रिलेशनशिप का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। और फिर आता है 20 सितंबर 2023, तब नई दिल्ली के अंदर G20 समिट अनाउंस हो जाती है, या G20 समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर 7 देश और यूरोपियन यूनियन मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं। यह एग्रीमेंट जो लीगली बाइंडिंग नहीं है, इंडिया को एक ऑल स्टार टीम में शामिल कर गया, वो भी पावरफुल कंट्रीज की टीम, जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, ताकि कुछ बोल्ड और अनएक्सपेक्टेड किया जा सके, कि चाइना को चैलेंज किया जा सके, ना कि चाइना के इनिशिएटिव के सामने सरेंडर किया जाए। इंडिया ने अपनी इंटेंशन डिक्लेयर कर दी थी एक नया ट्रेड कॉरिडोर बनाने की, जो सीधा चाइना के साथ कंपीट करेगा। इसे बोला जाएगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि IMEC। इस प्रोजेक्ट को कई वर्ल्ड लीडर्स से हाई एक्लेम भी मिला है। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन और सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दोनों ने इसे बिग डील कहा। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन देर ने इसे हिस्टोरिक इवेंट कहकर डिस्क्राइब किया, और ऑब्वियसली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक साउंड किया। इसे वर्ल्ड ट्रेड का बेसिस कहा, जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक आने वाले समय में चलेगा। शायद इसमें से कुछ थोड़ा हाइपरबोलिक भी हो, थोड़ा ज्यादा वो बोल गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरी सवाल उठाता है कि IMEC आखिरकार दिखेगा कैसा। तो दोस्तों IMEC की बात करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग IMEC जो है वो 2 मेन कॉरिडोर से बनाया जाएगा। एक जो इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा, और एक जो अरेबियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। यह लगभग 3500 मील की एक लंबी जर्नी होगी, जो इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट के 2 की लोकेशन से स्टार्ट होगी। एक रहेगा हमारा मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, और दूसरा रहेगा हमारा मुंबई पोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट भी है। और इसके बाद इन दोनों पॉइंट से एक रूट अरेबियन सी के अक्रॉस ट्रेवल करता हुआ जाएगा, और ये दोनों के दोनों रूट जाकर कन्वर्ज कर जाएंगे यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के अंदर। यहां पर एक पोर्ट का नाम है जाबेल अली पोर्ट, यानी कि जितना भी सामान भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होगा वो इन 2 रूट से होता हुआ, इन 2 पोर्ट से होता हुआ जाबेल अली पोर्ट तक जाएगा, अमीरात तक जाएगा। उसके बाद ये लैंड रूट से होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचेगा, और फिर हाइफा पोर्ट से आगे ये ग्रीस यानी कि यूरोप तक कनेक्टिविटी अपनी एक्सपेंड कर लेगा। हाई स्पीड रेल नेटवर्क, फ्रीवेज और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अंडर सी इंटरनेट केबल्स का नेटवर्क भी इस वास्ट एक्सपेंशन के अंदर प्रपोज किया गया है। अभी केबल्स मुंबई से स्टार्ट होती हैं, फिर रेड सी तक जाती हैं, और फिर आगे यूरोप तक जाती हैं, और इवेंचुअली ये सारी जो अंडर सी केबल्स है ये मेडिटेरेनियन, रेड सी, अरेबियन सी से होते हुए इंडिया और यूरोप को आपस में डिजिटली कनेक्ट करती हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करके ये प्रोजेक्ट रियल टाइम ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन अनेबल करेगा, और कुछ हद तक लिटरली यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया को एक दूसरे के और भी ज्यादा नजदीक ले आएगा। पर दोस्तों IMEC का फोकस ग्रीन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करने और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करने पर
है प्राइमरीली आईएमईसी के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा किया जाएगा। इंडिया को इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में एक मेजर अपॉर्चुनिटी नजर आती है क्योंकि इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज में से एक है जिसका नाम है सोलर पावर, और सोलर पावर का इस्तेमाल करते हुए हम ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाना चाहते हैं। और मोदी जी के अंडर इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट का शेयर अग्रेसिवली एक्सपेंड करता जा रहा है। साथ ही इंटरनेट केबल्स के नेटवर्क के साथ पाइपलाइन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया जाएगा। मेनली जो हाइड्रोजन भारत के अंदर बनेगी उसको भी यहां से पंप करने का प्लान जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है। यह सब कुछ एक पोटेंशियल रिवोल्यूशन ऐड कर रहा है ट्रेड की स्पीड, एफिशिएंसी और वॉल्यूम में, जो इस पूरे रीजन के बीच जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा। डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के अपने अपने रीजन है इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जितने भी पश्चिमी देश यानी कि वेस्टर्न देश हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, वो जनरली ये अपॉर्चुनिटी पसंद करते हैं कि वो चाइना को पुशबैक कर सके। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया और जो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है, ये अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए ताकि वो सुएज कनाल को बाईपास कर सके। इंडिया इस दौरान अपने गोल के लिए काम कर रहा है ताकि वो फ्यूचर के ग्लोबल ट्रेड रूट का हिस्सा बन सके। हां, आईएमईसी प्रोजेक्ट कुछ जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के ऑपोजिट भी खड़ा है जो अब तक पूरी उसकी प्रोग्रेस को काफी ज्यादा स्लो कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अभी तक कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो रोक पूरी तरीके से नहीं पाई है। इनमें से सबसे बड़ा और ऑब्वियस जो कंफ्लिक्ट है वो है अरब, जो इजराइल और हमास के बीच में मौजूद है। तो दोस्तों, इजराइल और हमास का ये जो कंफ्लिक्ट है, इसके चलते G20 समिट के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के साइन होने के बावजूद भी अब ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। किसी भी सिंगल इवेंट का इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा जितना गाजा में चल रही जंग का पड़ा। कहने की जरूरत नहीं है, इसने टेंशन बढ़ा दी है और प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को क्वेश्चन भी कर दिया है। वॉर शुरू होने के बाद लगभग 5 महीने तक तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बातचीत भी नहीं हुई। ये एक और बड़े ऑब्स्टेकल की तरफ हमको इंडिकेट करता है, जो है इतनी बड़ी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का चैलेंज, जिसमें कंट्रीज के इंटरेस्ट जो है वो ओवरलैप भी करते हैं पर हमेशा कंप्लीटली अलाइन भी नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स दोनों ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, साइन किया है, पर उन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट करने का एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। क्लियरली ये प्रोजेक्ट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं समझ रहे हैं। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी लगता है कि मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया के टाइज को बूस्ट करने में इंटरेस्टेड है और प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा कमिटेड भी हैं। जैसे कि रिसेंटली फरवरी 2024 में उन्होंने जब यूनाइटेड अरब अमीरेट्स को विजिट किया था, तो उस विजिट के दौरान एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के साथ साइन भी उन्होंने की थी। फिर भी प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही है और अब डिटेल्स, अभी तक कंप्लीट डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की जो है वो सामने नहीं आ पाई हैं। एमओयू साइन होने के सिर्फ 60 दिन बाद पार्टिसिपेंट्स ने यह डिसाइड किया था कि वो रिकन्वीन करेंगे और एक सो कॉल्ड एक्शन प्लान जो है वो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो है वो साइन भी करेंगे, लेकिन ये सब गाजा में चल रही जंग के चलते अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं मोदी जी जब मोदी जी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में थे 8 फरवरी 2024 को जब वो गए थे, एंड जब वहां पर उनसे आईएमईसी के रिगार्डिंग टाइमलाइन के बारे में सवाल पूछे गए थे, तो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक बहुत ही वेग आंसर दे दिया था और प्रोजेक्ट को अभी भी इनसिपिएंट स्टेज में बताया गया था। आखिरकार आईएमईसी एक बोल्ड विजन है, होपफुल और फॉरवर्ड थिंकिंग का एग्जांपल है। बट दोस्तों, क्या इंडिया अपने आप को मिडिल ईस्ट और वेस्ट के साथ इंटरलेस कर पाएगा और जो दुनिया के ट्रेड का बेसिस बन पाएगा जो आने वाले हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक चलेगा, या फिर परसिस्टेंट टेंशन और कंफ्लिक्ट ही इस बिजनेस वेंचर के विंग्स के अराउंड ही टीथर बनते रहेंगे? आने वाले सालों में दुनिया को यह पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो का अंत था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो फील फ्री होकर चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।